पहली खबर, मायावती के ब्राह्मण कार्ड वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम लोग अनुसूचित जाति, अगड़े पिछड़े की बातें नहीं करते। कांग्रेस का कहना है कि बसपा में भी ब्राह्मणों का अपमान और उत्पीड़न हुआ है। दूसरी खबर सपा सांसद आजम खान की है। आज अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें दोबारा लखनऊ के वेदांता अस्पताल में लाया गया। तीसरी बड़ी खबर, बकरीद को लेकर यूपी सरकार ने आदेश जारी किया। इसके मुताबिक 50 से ज्यादा लोग आयोजन में शामिल ना हो, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना हो। चौथी खबर गाजियाबाद से है। वहां पर सोशल मीडिया पर हथियार लेकर पोस्ट डालने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पांचवी तस्वीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कहर की है। 5 बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। और आइए बात करते हैं पानी के प्रलय काल की। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कोहराम मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टिहरी की है, वहां पर बादल फटने से सैलाब आ गया। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है, यहां भी बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ। और तीसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां पर लगातार बारिश के कारण कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कहीं जलभराव है। चौथी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, यहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर है। पांचवी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां पर गंगा के किनारे बसे लोगों को बाढ़ की आशंका से ये लोग सहमे हुए। और छठी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर गोंडा की है, यहां पर सरयू नदी में कटान तेज हो गया। 6 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों की, अलग अलग जिलों की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो या फिर गोंडा हो या फिर बिजनौर हो या फिर देहरादून हो या उत्तरकाशी हो। इधर जालौन में बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिलाई, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने ही लोगों का बुरा हाल कर दिया। सड़कों की कौन कहे, घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। दरअसल यहां बारिश होने की वजह से नाले भर गए और इससे गंदा पानी जगह जगह सड़कों पर जमा हो गया। जालौन की ये तस्वीरें नगर पालिका की पोल खोल देने के लिए काफी है। ये जालौन के ओरई और कोच नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीरें। जालौन की तस्वीरें आप देखिए। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर है। इटावा में कल से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हो गया है। सिविल लाइन इलाके में रेलवे अंडरब्रिज की तस्वीरें तो भयावह हैं। यहां सड़क पर इतना ज्यादा पानी जमा है कि गाड़ियां डूब गई। कई वाहन जहां के तहां बंद होकर खड़े रह गए। लोग उन्हें धक्का देने के लिए मजबूर नजर आए। सरकारी अस्पताल का कैंपस जलमग्न हो गया जैसे कोई तालाब हो। इटावा की तस्वीरें आप देखिए और बदहाली का अंदाजा लगा लीजिए। जलमग्न है सड़कें और बहुत बड़ा तालाब बन चुकी हैं सड़कें। पश्चिमी यूपी के बिजनौर की बात करते हैं। यहां पर बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाकर रखी है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वो तेज कटान कर रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोग उसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं और पानी इतना ज्यादा जमा हो चुका है कि दुकानों और घरों में भी पानी घुसा हुआ है। बारिश की वजह से पानीपत खटीमा राज्य मार्ग की सड़क और पुलिया दोनों धंस गए। लोगों का यह कहना है कि उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। और अब आप बाढ़ और बारिश पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर। नदियां उफान पर, कहीं बादल फटे, कहीं घरों में पानी। कहीं सड़कें तालाब में तब्दील। ये तस्वीरें बारिश और बाढ़ से हाहाकार की। तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
आसमान से बरस रही आफत से जमीन पर अफरा तफरी का आलम। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं से भी लोग घबराए हुए दहशत में। पानी के प्रहार की ये तस्वीरें वाकई डराती हैं। ये टिहरी में बादल फटने की खौफनाक तस्वीरें हैं। यहाँ बालगंगा तहसील में मेट गांव में बादल फटने से जैसे पानी का सैलाब फूट पड़ा। पानी की धार और उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, दिल दहल जाए, सहम जाए। जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पानी जहां जहां से गुजर रहा है, गर्जना करता हुआ जैसे सबको अपनी आगोश में लेता जा रहा। इस दौरान तमाम घर मानो मलबे में मिल गए। हालांकि गनीमत ये रही कि यहां लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तरकाशी से भी आई हैं। यहां मांडो, निराकोट सहित कंकारी गांव में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। बादल फटने से यहां कोहराम मच गया, मलबा घरों में घुस गया, घर ध्वस्त हो गए। कुछ लोगों की मौत भी हुई। वहीं बरसाती गदेरे यानी नालों में उफान आ गया। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंडली पुल के नीचे शिव मूर्ति जलमग्न हो गई। केदारनाथ धाम में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से इसे बंद करना पड़ा है। देहरादून में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं देहरादून की ये दूसरी तस्वीर है, जहां वसंत विहार, कुंज विहार और चंद्रबनी में बारिश का पानी सड़कों के अलावा अब लोगों के घरों में भी घुस गया है। पहाड़ों के अलावा मैदानों में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। ये बिजनौर में गंगा का नजारा है। मंडावर थाना क्षेत्र के कोहरपुर में जिधर भी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी, मानो कोई समंदर हो। गंगा के किनारे बसे लोगों पर अब कटान का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरें गोंडा के तरफगंज तहसील इलाके की है, जहां सरयू नदी उफान पर है। नदी के कटान को देखते हुए यहां बोल्डर और परक्यूब पाइप्स लगाए जा रहे हैं। बांध की मरम्मत की भी व्यवस्था की जा रही है। यहां एक प्राइमरी स्कूल नदी में बहने के कगार पर है। वहीं मथुरा में कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर में जगह जगह जलभराव हो गया, सड़कें जलमग्न हो गईं और उस पर नालों का गंदा पानी बहने लगा। और इस सब के बीच लोग आवागमन के लिए मजबूर हैं। बहरहाल बारिश के मौसम में बादल फटने से लेकर बाढ़ और जलभराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। ऐसे में जरूरत है कि सावधानी और सतर्कता बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं हरिद्वार में भी आसमान से आफत बरसी। यहां पर कुछ घंटों की बारिश धर्मनगरी हरिद्वार को जल नगरी बना चुकी है। कई जगहों पर जलभराव हो चुका है और इस बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी। भेल मार्ग पर स्थित भगत सिंह चौक रेलवे अंडरपास के नीचे बारिश का पानी भर चुका है। बारिश का पानी ज्यादा होने से आवाजाही में लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके सरकार को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ देश भर के 151 बुद्धिजीवियों के एक मंच ने खुला पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति से प्रेरित तथा कथित बुद्धिजीवियों के कुछ समूह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यूपी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ऐसे समूहों के विरोध में 151 बुद्धिजीवियों का जो समूह सामने आया है, उसमें न्यायपालिका के अलावा शिक्षा क्षेत्र, सेना, पुलिस और सामाजिक सेवा के अलावा कई पूर्व अफसर भी शामिल हैं। इन्होंने अपने इस पत्र में कहा है कि यूपी सरकार के खिलाफ कई मौकों पर दुष्प्रचार करने वाले ये तथाकथित बुद्धिजीवी समूह कभी प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ होने वाले सख्त कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं, तो कभी गंभीर मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं।
अपने इस खुले पत्र में इन 151 बुद्धिजीवियों ने ऐसे कई मामलों का भी जिक्र किया है और यूपी सरकार के खिलाफ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों के आरोपों को एक चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया। जिन 151 लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी है उसमें 11 राज्यों के 21 पूर्व डीजीपी और 7 राज्यों के हाईकोर्ट के पूर्व जज समेत पूर्व रॉ चीफ भी शामिल हैं। आइए इस पत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, इस पत्र का मजमून क्या है, कंटेंट क्या है, मुख्य बात पर क्या है, और वो बड़े नाम भी हमारे दर्शकों को बताइए जो इस पत्र के लेखक हैं। देखिए, ये फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन है जिसमें 151 पूर्व नौकरशाह हैं। इसमें रिटायर्ड आईएएस अफसर भी हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी हैं, इसके अलावा लॉयर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, आर्म फोर्सेस के भी लोग हैं। तो पूरा एक हम कहें तो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवियों का एक पूरा संगठन है और फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन इसका नाम दिया हुआ है जो इन्होंने बनाया। योगेंद्र नारायण उत्तर प्रदेश के हम कहें तो पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उनकी तरफ से ये पूरा एक सिग्नेचर कैंपेन हम कहें तो है और इसमें सबके नाम हैं, सबके नंबर हैं और जो डिटेल जो आपने पूछा कि क्या मजमून, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से यूपी सरकार के तमाम सारे ऐसे निर्णयों पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें टीका टिप्पणी की गई है, उसको लेकर साफ तौर से ये लिखा है कि सरकार ने जो कदम उठाया उसमें कहीं ना कहीं कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित ऐसे लोग एक न जाने क्यों ऐसा कैंपेन सरकार के खिलाफ चला रहे हैं, जबकि सरकार ने जो भी हम कहें नियम बनाया, कानून बनाया, जो पॉलिसीज लागू की है उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है, सीधा फ़ायदा यूपी के लोगों को मिल रहा है। उसमें कोरोना का उदाहरण दिया गया है कि कैसे यूपी सरकार ने इस कोरोना की जो दूसरी लहर आई, कोविड से कैसे फाइट की, कैसे पूरे यूपी को कोरोना से बचाया जी। और कितने कम सक्रिय मामले इस उत्तर प्रदेश में बचे हैं। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश की बात अगर करिए तो 24-25 करोड़ की जहां आबादी हो, वहां पर इतने कम समय में सरकार ने जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया वो बेहद शानदार है। लेकिन इस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उन्होंने ऐसे लोगों पर सवाल उठाया है। फिर चाहे हम बात करें जिस तरीके से कुछ समय पहले अभी जिस तरह से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उस पर भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं मनोबल को गिराने वाला बयान होता है और इस तरह का जब बयान होता है तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जब वो जाता है तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। जबकि सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है, लोगों के जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे और अच्छा किया जाए, इस दिशा में काम कर रही है, पर उसकी कहीं कोई तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा उन सारी चीज़ों को लेकर कुछ तथाकथित लोग, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वो एक कैंपेन चला रहे हैं और ये ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो इस तरह के क्या अनुभव इन लोगों ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है खड़े होते हैं। बिल्कुल अनुभव, इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहीं कोई नाम का भी जिक्र है उन लोगों के जो सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की बात जिनके है, क्या उन नामों का भी जिक्र है? देखिए, नाम तो किसी का नहीं है, लेकिन साफ तौर से इशारा उन्हीं लोगों की तरफ है जिन्होंने कुछ समय पहले, आपको याद होगा जब लव जिहाद को लेकर सरकार एक कानून लाने वाली थी और उस समय कितना हंगामा हुआ था और बाकायदा एक पूरा फोरम इसी तरीके से उसने किस तरीके से चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि नहीं, ये तो साहब गलत फैसला है, इससे कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो ये आप देखिए कि जो ये फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन है इसने उन्हीं सारी बातों का उल्लेख किया है, तो साफ तौर से नाम किसी का नहीं लिखा है, लेकिन बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अगर इस तरह की बातें लिखते हैं, एक तो वही लोग लाभ भी लेते हैं और वही लोग सरकार के खिलाफ इस तरह की साजिश भी करते हैं। और इस तरह की जब साजिशें होती हैं, इस तरह की जब बातें लिखी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे फैलाया भी जाता है, उसके दुष्प्रचार भी किया जाता है और ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है, खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो किसी बड़े पद पर रहे हैं और फिर अब वो रिटायर हो गए हैं। अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर सरकार बेहतर काम कर रही है तो ये भी बताना चाहिए कि किस तरीके से सरकार बेहतर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, आपने विस्तार से बताया कि सारा प्रकरण है क्या और इस पत्र में लिखा क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में दिल्ली से लखनऊ जा रही कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में बदल गई और फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचता कार जलकर खाक हो गई। एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। हालांकि गनीमत यह रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली।
यह हादसा थाना सौरी क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कन्नौज की एक्सप्रेसवे पर कार आग का गोला बन गई। धू धू करके जल रही कार को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली है। ये राहत की बात है। कार आग का गोला बन गई, धू धू करके पूरी कार जल गई। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन वहां पर जारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। और कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के पास भी धरना प्रदर्शन किया था। इनका आरोप है कि आरक्षण के नियमों का इस भर्ती में पालन नहीं हुआ है। इनके अनुसार भर्ती में ओबीसी वर्ग को नियमानुसार 27% आरक्षण नहीं दिया गया और SC/ST को भी 21% आरक्षण नहीं मिला है। अभ्यर्थियों के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को इस बाबत अंतरिम रिपोर्ट भेजी थी और इसमें 5,844 सीटों पर गड़बड़ी की बात है। इन्होंने बताया कि वो कई बार इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री, DG स्कूल एजुकेशन समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी से भी मिले। हम जो देना था आयोग को दे चुके हैं और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 21% और 27%, SC को 21% नहीं दिया है, OBC को 27% नहीं दिया गया है। हम लोग अब तभी हटेंगे जब माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय DG महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि आप लोग वैध हैं और आप लोगों को नौकरी हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी हम लोग। हमारी सरकार से ये मांगे जो हमारा OBC का और SC का आरक्षण छीना गया है वो हमें वापस कर दीजिए। OBC का 27% और SC का 21% जो आरक्षण लागू हुआ वो इसमें लागू नहीं किया गया और सरकार कह रही है हमने पारदर्शिता दर्शाई। अगर पारदर्शिता दर्शाई है तो हमें मूल चयन सूची दिखा दें, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। शिक्षा मंत्री जी से एक बात पूछनी है, पूरा 69,000 भर्ती की जो पूरी हुई है उसमें OBC SC जनरल कितना हुआ सारा डाटा दीजिए, वर्ग वाइज दीजिए, जितना भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं गुणांक सहित रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा दीजिए। जब आपने कुछ छुपाया नहीं है, आपने OBC के साथ कुछ गलत नहीं किया तो आप दिखाइए ना, पूरा डाटा सबके सामने सबमिट रखिए ना कि बच्चों को कितना सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। हाल ही में कई जिलों के स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध जताया। नोएडा में ट्रांसफर के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। यहां सेक्टर 39 स्थित CMO ऑफिस के कर्मचारियों ने विरोध किया। जबरदस्त आक्रोश था ट्रांसफर को लेकर इनके अंदर। कामकाज भी ठप रहा। मेरा खुद का और मेरे साथियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसमें कपल पोस्टिंग, गंभीर बीमारी सबको देखते हुए कोई भी चीज़ कंसीडर नहीं करी गई और ऐसे पूरे प्रदेश में बहुत लोग हैं जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं? कपल पोस्टिंग का और से इनका यही होता है कि जो जहाँ है हम सबका कैंसिल हो, हम ये चाहते हैं। जहाँ साथियों का हुआ है